अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, नई हुकूमत है और ज़राअत भी इस वक्त एक अहम फेज़ में है, पंजाब में ख़ास तौर पे, और जनूबी पंजाब में कपास की जो काश्त का मरहला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन पानी की कमी और खाद की कीमतों का मसला इस वक्त काश्तकारों को काफ़ी परेशान कर रहा है। इसका सब इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है जनूबी पंजाब की ज़राअत पे, और फिर उसका इम्पेक्ट जो मुल्की मईशत पे मुस्तकबिल में पड़ने का इम्कान है वो क्या है, और ख़ास तौर पे जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत, पंजाब की ज़राअत को मुतासिर कर सकती हैं। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर अंजुम अली बूटर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर पहले मौसम पर आते हैं कि माहौलियाती तब्दीली जो हुई है और पंजाब में और जनूबी पंजाब में तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा है। रूटीन के टेम्परेचर जो होता है मार्च और अप्रैल में, उसका इम्पेक्ट क्या लग रहा है आपको ओवरऑल ज़राअत में? आप इसको किस हद तक देख रहे हैं कि जो आपके टारगेट्स हैं ख़ास तौर पे ख़रीफ की फसल के, वो किस तरह आप समझते हैं मुतासिर हो सकते हैं? थैंक यू जी। ये जब हम बात करते हैं माहौलियाती तब्दीली की, तो हम कहते हैं कि जी माहौलियाती तब्दीली जो है वो ज़राअत को डिक्टेट कर रही है। आप हमारी सोइंग के टाइम के ऊपर, हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर बहुत सारी चेंजेस देख रहे हैं। पहले भी गंदम में भी, कपास में भी और बाकी फसलात में भी। इस साल भी हाई टेम्परेचर का इम्पेक्ट था, लेकिन पंजाब ने अपनी गंदम 88% टाइम के ऊपर काश्त कर ली थी सही, और इसलिए बड़ा मिनिमल इम्पैक्ट के ऊपर पंजाब गया। लेकिन और जो मल्टीफेसियस रीज़न थे पंजाब के अंदर, एक तो सोइंग भी इस वक्त गंदम की कम थी क्योंकि काश्तकार ने कैनोला के ऊपर और रेपसीड मस्टर्ड के ऊपर गंदम से उसको प्रेफर किया था। फिर पोटैटो पे फार्मर शिफ्ट हुआ, फिर कॉर्न के ऊपर शिफ्ट हुआ। तो वो जो 5 लाख एकड़ कम था, तो उसकी वजह से भी आम जो कारी है उसको नज़र आ रहा है कि शायद पंजाब के अंदर प्रोडक्शन कम हुई है। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाई टेम्परेचर के साथ ज़रूर हमारे झाड़ के ऊपर फ़र्क पड़ा है और उसका इम्पैक्ट विजिबल है। और इसी तरह ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी जो कॉटन सोइंग है, कॉटन सोइंग में ये मल्टीप्लाई कर गए हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर गए हैं कि कॉटन के ऊपर इस वक्त महकमा का पूरा जोर है। हमने ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के ऊपर ख़ास एक्टिविटी की थी। हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के उनको अपग्रेड किया था। हमने IPM प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फाइनल की थी, और हम 4 मिलियन का टारगेट लेके बैठे हुए हैं। और हम ख्याल करते हैं कि 4 मिलियन को बड़ा हम इजीली अचीव कर जाएंगे। लेकिन साउथ के अंदर जो पानी की इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे इंडस सिस्टम से जो शॉर्टेज आ रही है, उसकी वजह से DG खान के एरिया के अंदर और बहावलपुर डिवीज़न में हमारी जो खरीफ की क्रॉप है उसको सोइंग में भी इम्पैक्ट हो रहा है। सही, और इसके साथ साथ जो हमारा इस वक्त गन्ना लगा हुआ है, या किसी ने मक्की लगाई है या चारा जात हैं, वहाँ पे भी इसका जो इम्पैक्ट है बड़ा विजिबल है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह राइज इन टेम्परेचर के साथ स्नो मेल्टिंग बढ़ी है, और इसका जो इम्पैक्ट है ये इंडस सिस्टम में भी ज़्यादा तेज़ी से आएगा। और अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि रिवर फ्लोज बेहतर होंगे, और हमारे साथ जो हमारा सिस्टर प्रोविंस है सिंध, उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर वसाइल होंगे। लेकिन महकमा ज़राअत की तरफ से मैं ये ज़रूर बात यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ कि जब हम इरसा के साथ नेगोशिएट करते हैं और हमें ये पता लगता है कि इस 22% अर्ली खरीफ के अंदर शॉर्टेज होगी, 6% लेट खरीफ में शॉर्टेज होगी, तो जब पंजाब को उसका हिस्सा मिलता है तो उसमें उसके पास मुकम्मल राइट होना चाहिए कि वो मंगला सिस्टम से या तरबेला सिस्टम से अपनी प्रायोरिटी फिक्स करते हुए अपने ज़िम्मेदारों को सपोर्ट करें। सही, और उसकी वजह से अगर हमें मंगला सिस्टम को तरबेला सिस्टम में, और तरबेला से हमें बहुत सारी नहरें जिस वक्त आज जो नज़र आ रहा है कि हमारी बहुत सारी जो लिंक कैनाल्स हैं वो बंद हैं, और बाकियों में भी 40% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं चल रहा। ख़ास तौर पे मैं तरबेला की बात करूँगा कि, और उससे फिर वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, ब्रैकिश सॉइल भी है, और कई एरिया में ब्रैकिश वाटर भी है, तो जो ख़ास तौर पे वट्टों के ऊपर फसल लगती है उसमें बर्निंग बढ़ जाती है।
کیونکہ فریکوینسی آف اریگیشن بڑھتی ہے. تو میری ایک دو کاشتکار بھائیوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جہاں پہ ہم نے اچھی فصل کاشت کی ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے سارے اقدامات کریں جو پاسبل ہوں. یہ کرائسس ہے, اگلے 10-15 دن کے اندر آپ کو بہتر صورتحال نظر آئے گی, اور اس سے بچاتے ہوئے اس سال کپاس کا سال لگتا ہے. اس سال ابھی تک بارش نہیں ہوئی, فصل کی جرمنیشن بڑی اچھی ہے, سٹینڈ ٹھیک ہے, پیسٹ پاپولیشن کو خاص نظر نہیں آ رہی, اور یہ جو سچویشن ہے ابھی کینوپی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور باقی ایریاز کے اندر سوئنگ بھی ہو رہی ہے. تو کاشتکار اگر پورا زور لگائیں, میں سیڈ کے حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ نے اس سال جو ایکٹیویٹیز کی تھیں اس میں ایک تو ہم ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر کاٹن سیڈ کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم نے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن سے یہ کنفرم کرایا کہ پنجاب میں 17,000 ٹن سرٹیفائڈ اور اتنا ہی اپرووڈ سیڈ موجود ہے, اور اس میں سے جو 9 بڑی ورائٹیز تھیں ان کا پنجاب گورنمنٹ نے ہیویلی سبسڈائز کیا ہوا ہے سیڈ, جو ڈیلرز کی دکانوں پہ موجود ہے. کچھ 4.5 لاکھ کے قریب ہم نے اس کے واؤچرز ایشو کیے ہوئے ہیں, فارمر خرید رہے ہیں, 1,000 روپے اس کے اوپر سبسڈی ہے. اس کے اوپر بھی آئیں, وہ سبسڈی فارمرز کو جانی شروع بھی ہو گئی ہے, بینک میں ہمارے پاس فنڈز ہیں. اسی طرح ہم نے اپنی کیمپین کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے کاٹن ایریا کے اندر ہم نے میڈیا وینز دی ہیں, جن کے ذریعے ہم جو ویڈیوز ہیں وہ فارمرز کو دکھا رہے ہیں تاکہ پریکٹیکلی چیزوں کو نظر آئیں, اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اچھے ذمہ داروں کو بھی اور شام کو بھی ہم اس ایکٹیویٹیز کو چلائیں. اس طرح ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس لوکسٹ کے دوران جو ہم نے بہت بڑی ایک پریکیورمنٹ کی تھی پیسٹسائڈ کی, اس پیسٹسائڈ کو ہم ذمہ داروں کو 50% کا جو سبسڈی پہ دے رہے ہیں, تاکہ وہ ہماری پریکیورمنٹ 2019 کی ہے. تو ظاہر ہے آج وہ 25% سے بھی کم ایکچوئل پرائس پہ, بلکہ 10% پرائس پہ وہ بنتی ہے. تو وہ اس پہ بھی وہ جو خاص طور پہ ہمارے پاس وائٹ فلائی اور باقی پیسٹسائڈ کے اگینسٹ ایک اچھا رسپانس ہے, ذمہ دار اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس پاور سپرے مشینز تھی, کیونکہ ایک بہت بڑا پنجاب کے اندر لوکس کا مسئلہ آیا تھا, آپ کے علم میں ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. ہمارے پاس آرچرڈ سپریز بھی ہیں, بوم سپریز بھی ہیں, پاور سپریز بھی ہیں. ہم نے آرچرڈز اور بوم سپریز اکارڈنگ ٹو دی آرچرڈ ایریا اینڈ کراپڈ ایریا وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, رینٹ پہ دے رہے ہیں. اور جو باقی پاور سپریز ہیں وہ ہم نے اپنے فیلڈ سٹاف کو دیے ہیں تاکہ ذمہ داروں کو کریکٹ یوز آف پیسٹیسائڈ اینڈ رسپانسبل یوز آف پیسٹیسائڈ کی ٹریننگ کروائیں, تاکہ ہمارا جو پیسٹیسائڈ کا خرچہ ہے وہ کم ہو. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم بار بار یہ نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں کہ پرائسز جو ہیں پیسٹیسائڈ کے اس کو ٹارگٹ کریں, MRP کے اوپر کوئی قیمتیں مقرر کریں تاکہ اس میں کوئی ویگا بانڈ بزنس نہ ہو. کوالٹی کے اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے, کچھ شاید پروڈکٹ ہم ڈیلسٹ بھی کرائیں, لیکن ہم ایک پوری ایکٹیویٹی چلا رہے ہیں. آج بھی کاٹن کی ایک اور ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے فرٹیلائزر کو ڈسکس کیا, سیڈ کو ڈسکس کیا, اریگیشن واٹر کو ڈسکس کیا. بٹ دا نوڈل پوائنٹ ہیئر از دی اریگیشن سپلائیز ٹو دا ساؤتھرن پنجاب. اچھا, لیکن آپ نے جو بات کی تھی کہ جی 10 سے 15 دن بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن یہ 10 سے 15 دنوں میں نقصان کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, دیکھیے اور اسے کیسے بچا جائے؟ سر ہائی ٹیمپریچر کے بعد ہمارے پاس چونکہ الٹرنیٹ ریسورسز اس وقت میں دیکھوں گا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بات. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میرے پاس یہ ہے کہ اس سال پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کاٹن کی MSP اناؤنس کی ہے اور جو 5700 روپے ہے. صحیح. اور ایڈیبل آئل پرائسز کا آپ لوگوں کے علم میں ہے جو انٹرنیشنلی سیناریو بن رہا ہے, اور لنٹ پرائسز بھی آپ کے علم میں ہے, اور پاکستان کے پاس بیلنس پیمنٹس کی بھی آپ کے علم میں ہے. ان تینوں سیناریو کے اندر کاٹن از دی موسٹ لیکوریٹو کراپ فار دی پنجاب. تو کاٹن کے ذمہ دار کو ہم بار بار یہی منت کر رہے ہیں کہ آپ کاٹن کا ایریا ایکسپینڈ کریں. ڈبل ایڈوانٹیج, کاٹن از این آئل سیڈ کراپ, کاٹن از این فائبر کراپ. بالکل صحیح. یہ دونوں کراپس کے اندر آپ کو ایک بینیفٹ ملے گا, اور چنگے میں آپ کو چھٹیاں بھی مل جائیں گی جو فیول ویڈ کے طور پہ استعمال ہوں گی, اور جو ہمارے لوکل رورل ایریا کے اندر وہ ایک جو کسی سے کہتے ہیں لیبر کی کھپت بھی ہوگی, اور ایک اکانومی جو ہے رورل ایریا کی وہ بھی جنریٹ کرے گی. تو اس کا رسپانس اچھا ہے ماشاءاللہ. آج ہم بات کریں کہ 10 سے 15 دن میں کیسے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس 10 سے 15 دن کے لیے ایمرجنسی ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. پیسے لگائیں آپ, سپلیمنٹ تھرو دا اریگیشن سپلائیز بائی ٹیوبل,
किसी ना किसी तरीके उस फसल को बेहतर तरीके से मैनेज करें, ताकि हम पूरे पानी से, जो नहरी पानी से पहले हम अपनी फसल को मैनेज कर दें। जिम्मेदार तकड़ा है, उसे पता है कि वो नाइट्रोजन एप्लीकेशन से, पानी की एप्लीकेशन से पौधे को खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर इस वक्त पौधा गिरता है तो उस वक्त उसके फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएंगे अप टू द बोल फॉर्मेशन। तो इसलिए यहाँ पे पौधे को नहीं गिरना चाहिए, पौधे को पूरी तरह जानदार होके सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा टींडे उठाए, ज्यादा फूल ले, और हर टींडा बड़ी अच्छी वजन का हो, ताकि जिम्मेदार का घर भी इस सफेद जो सोना है उससे भरे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त कॉटन लगी है और इस वक्त लेकिन जो टेम्परेचर का है ज़्यादा, उसका फ़ायदा बहरहाल कॉटन को हो रहा है इस वक्त। जी, ये तो बारिश ना होने की वजह से बड़ा इम्पैक्ट है कि अदरवाइज जिम्मेदार को रीसोइंग पे जाना पड़ता है। दूसरा, मैंने सिर्फ अर्ज किया कि जो फ्लैट प्लांटिंग है उसमें रेजिडुअल मॉइस्चर होता है, लेकिन जो हमारी बेड प्लांटिंग है उसमें पानी चाहे कम इस्तेमाल हो लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसमें मेरी पहली रिक्वेस्ट होगी कि जिम्मेदार अपने खेतों को रेगुलरली देखे, सर नजर रखे और नजर रखते हुए उसकी जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जैसे ही ड्राई टेम्परेचर होता है तो ड्राई टेम्परेचर के साथ कुछ तोहफे भी आ जाते हैं। मैं पेस्ट पॉपुलेशन की बात करता हूँ, उसको भी देखे और मैनेज भी करे। आज नई से नई टेक्नोलॉजीज का सीड मार्केट में अवेलेबल है, हमारी सब्सिडी भी अवेलेबल है। जिम्मेदार अच्छे तरीके से कॉटन मैनेज भी कर रहा है, क्योंकि मैंने झांग डिस्ट्रिक्ट से लेके आप विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, कल मैं बहावलपुर डिवीजन में जा रहा हूँ, तो मैं तमाम एरियाज के अंदर क्रॉप देख रहा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि कॉटन को मैनेज किया जाए। कॉटन आपको जुलाई के बाद अच्छी इनकम देने जा रही है। आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा ग्रोअर लगाए, अगर इस वक्त थोड़े से कहीं पे वो कम पैसे लगाने की कोशिश कर रहा है, नहरी पानी का इंतजार कर रहा है। जी, मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा, हाँ भुट्टो साहब, डीजल पिछले दिनों उसका एक क्राइसिस रहा और उसकी वजह से काश्तकारों को अपनी कॉटन के लिए जो ज़मीन तैयार करने के हवाले से, चीज़ों के हवाले से मसाइल का सामना रहा। वो भी इम्पैक्ट आया डीज़ल की प्राइसेस, डीज़ल की अनअवेलेबिलिटी पर और चीज़ों के ऊपर। तो फिर आप क्या समझते हैं कि उसका कोई नुकसान आने वाली फसल पर तो नहीं हो सकता? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि जब भी फार्मिंग के किसी ऑपरेशन के अंदर कोई अनटोवर्ड सिचुएशन, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, तो उसके इम्पैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इस साल हमारी किस्मत में एक अच्छी क्रॉप है, तो हम अगर किसी थोड़ा बहुत लॉस में गए हैं, तो वो चूंकि फसल खड़ी है, फसल हार्वेस्टिंग पे तो नहीं गई ना, अभी तो स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह तो अजीज अल्लाह ताला हमें ज्यादा रहमत से इसकी रिक्रूटमेंट कर देगा। इंशाल्लाह तो अजीज। अच्छा सर, आप फिर बात हो रही है, आपने भी उसका जिक्र किया, सीड आपने कहा कि अवेलेबिलिटी है, म्यारी सीड अवेलेबल, लेकिन दो राय हैं। दूसरी राय ये है कि नहीं, म्यारी सीड अवेलेबल नहीं है या बहुत कम है, और अगर म्यारी सीड है भी सही तो उसकी प्राइस बहुत हाई है और वो अप्रूव्ड भी नहीं है जो लोग ज़्यादातर काश्त कर रहे हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए जी, हम जो कि सरकार की नौकरी करते हैं और सरकार का काम जिम्मेदार को सस्टेनेबली गाइड करना होता है, तो हम कॉटन एक्ट की फुली इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं सर। हम प्लांट ब्रीडर राइट्स की फुली इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हमारे नज़दीक अनअप्रूव्ड या जो पंजाब सीड काउंसिल ने उसको कमर्शियली रिलीज नहीं किया, वो सीड नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई सीड लगाता है तो वो अंडर द लॉ सीड एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, जिसमें इस वक्त चूंकि फेडरल सब्जेक्ट है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम बिल्कुल ऐसे सीड को अलाउ नहीं करते, क्योंकि ऐसे सीड जो हैं वो इन द लॉन्ग रन न सिर्फ जिम्मेदार को नुकसान देते हैं, बल्कि जिम्मेदार के साथ कपास या कोई भी फसल कम्युनिटी की क्रॉप होती है उसको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर्टिफाइड सीड के ऊपर काम करें। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ अभी तक ये कोशिश की कि जिम्मेदार का जो इत्मीनान है या कॉन्फिडेंस है वो सर्टिफाइड सीड के ऊपर ज़्यादा लाया जाए, ताकि वो बड़ी खुशी के साथ ये खरीदे कि जी ये माल जो है ये बिल्कुल सही है।
جب تک ہم میکسیمم کانفیڈنس نہیں دیں گے. اور اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس نیشنل ایمرجنسی کے پروجیکٹس ہیں. ہم نے نیشنل ایمرجنسی پروجیکٹس میں کیا کیا جس میں ذمہ دار نے بڑا رسپانس دیا. ہم نے ویٹ کے اندر 6 لاکھ بوری سرٹیفائڈ شیٹ کے ذمہ دار کو دی, 1200 روپے سبسڈی کی پہلی دفعہ دی. ہم نے رائس کے اوپر سبسڈی میکسیمم سیڈ کے اوپر دے رہے ہیں, ہم کاٹن کے اوپر دے رہے ہیں, مونگی پہ دے رہے ہیں, تل پہ دے رہے ہیں, سن فلاور پہ دے رہے ہیں, کنولا پہ دے رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سن فلاور میں اور کنولا کے اوپر 5000 روپے سبسڈی ہے. 1000 روپے پہلے دیتے ہیں, 4000 روپے ویریفیکیشن پہ دیتے ہیں. آج تل کا سیزن ہے, ہم تل میں اور مونگی میں انہیں میگا بزنس کے طور پہ جا رہے ہیں. ہم ذمہ داروں سے کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے بزنس میں, جہاں پہ انہیں تھوڑا پانی کا کاٹ لگتی ہے کہ پانی یہاں پہ کم ہوگا وہاں پہ تل اڈاپٹ کریں. تل از اے گڈ کراپ. اور میں آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر پاکستان نے $127 ملین کا سیسمی ایکسپورٹ کیا تھا. تو سیسمی از آلسو اے گڈ کراپ. پنجاب نے سیسمی کی پیداوار جو 23-24 ہزار ٹن سی اس کو بڑھا کے 1,16,000 ٹن پہ لے گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر سیسمی ایک اچھی کراپ کے طور پہ آ رہا ہے اور اس کی ایکسپورٹیبل سرپلس بھی بڑھ رہی ہے. اسی طرح اس کے اندر اور ایونیوز آئیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی پروفیٹیبل ایگریکلچر کے لیے اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھ کے وہ موو کریں, لیکن کاٹن کو پہلی پرائرٹی کے طور پہ لیں. کاٹن کو پہلی پرائرٹی پہ. اچھا, لیکن پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ میٹنگ ہوئی جس کے اوپر ہم سارے جو ایشوز اس میں آ رہے ہیں خریف کی فصل کے حوالے سے اس پہ سب پہ بات کی. ڈی اے پی کی جو بوری کی قیمت ہے وہ 10,000 سے بھی کراس کر گئی ہوئی ہے. کاشتکار بہت پریشان رہتے ہیں اس پہ اور چیزوں پہ ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں واپسی کا امکان ہے؟ کیا کرے کاشتکار, عام کاشتکار کیا کرے؟ جی بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں جی. پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب بڑی اس کے اوپر ویجیلنٹ ہے. ہماری ربی سے پچھلے سال ربی میں اور اس سال ربی میں تقریباً 100% اس کی قیمت بڑھی ہے. اور اس کی بنیاد تو تھی کہ جب چائنا نے ایکسپورٹ بین کر دی تھی, اس کے بعد ابھی اور انٹرنیشنل معاملات جو خراب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور بڑھ رہی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پنجاب گورنمنٹ کو 50% شیئر دیا تھا سبسڈی میں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 500 روپے ہم بیگ کے اوپر سبسڈی دیتے تھے, اس کو 1000 روپے کیا گیا. اور آج بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس 4 بلین سے زیادہ اسی سبسڈی کے ہیڈ کے اندر اویلیبل ہے جو ہم ذمہ داروں کو دینے جا رہے ہیں. ہم ذمہ داروں کو ڈی اے پی میں 1000 روپے پر بیگ سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایفیشینٹ اپلیکیشن آف انپٹس کے اوپر آیا جائے. جسے کہتے ہیں کہ آپ ایفیشنسی امپروومنٹ پہ آئیں, آپ ڈرل کریں, آپ ٹائملی فرٹیلائزر کا اپلائی کریں. لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان کے اندر کو بہتری آئے گی اور پاکستان بھی ڈی اے پی کی قیمتیں کم کرنے میں کامیاب ہوگا. ہم لوکل راک پیوریفیکیشن کی بات بھی اسلام آباد سے کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو اتنے راک فاسفیٹ کے سٹاکس ہیں اگر ہم ان کو پیوریفائی کر لیں اور را مٹیریل اپنا لوکل بنا لیں تو ہم ذمہ دار کو چیپ ڈی اے پی دے سکتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم پلان ہے, اس کے اوپر بھی فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے. اب دیکھیں کیا بہتر ہوتا ہے. لیکن ایفیشنسی امپروومنٹ کے اوپر ہماری پہلی پرائرٹی ہے. لیکن ڈی اے پی کو ہم سبسڈائز کریں گے, کر بھی رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی قیمتیں کم ہوں. صحیح. یوریا بہت اہم ہے, چیزیں نہیں ہیں اور پاس. آپ سمجھتے ہیں کہ افواہ رہتی ہے کہ یوریا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی, ہمسایہ ملک میں چلی گئی, اس کی وجہ سے اس کی قلت کا بھی ایشو ہوا. آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں کھادیں ہمارے کاشتکاروں کو جب انہیں ضرورت ہے گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, محکمہ زراعت ہے, انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کو ایشور کر پایا ہے کہ نہیں انہیں میسر ہو اور ان کا رکاوٹ نہ آئے؟ لیکن مسائل تو رہے. دیکھیں بڑا چیلنج تھا یوریا کا. دنیا کے اندر مارکیٹ 10,000 کو کراس کر گئی. یوریا کی قیمت پاکستان میں نہیں بڑھی اور پرائس ڈفرینشل اتنا ہو گیا کہ اس میں ادر دین جو ایگریکلچر یوز اس کا نظر آ رہا تھا تو اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. یا تو کہ ہم اوپن کرتے اور پھر ہمیں کچھ بھی نہ ملتا. تو اس لیے یہ جو ایگریکلچر کے مشینری تھی یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھا یا ذمہ داروں کی تنظیمیں تھیں, بیگ ٹو بیگ اس کی ٹریسیبلٹی دیکھی گئی. ایک پورٹل بنا ہوا ہے, پورٹل کے اوپر ہر روز ڈیلرز وائز انفارمیشن آتی ہے, اس کو ٹریک کیا جاتا ہے تاکہ یہ یوریا یہیں پہ بکے.
और अगर कहीं कोई स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन आती है, मसलन हमें डेरा गाजी का बोटा से आती रहती है, या एक दो और स्पॉट्स हैं जो बक्कर है या डेरा रहीमर खान की तरफ से, तो हम पूरी चेन ट्रैक करके FIR करते हैं। पिछले साल 650 FIR थी, 5 करोड़ से ज़्यादा का हमने जुर्माना किया। आज अभी तक हम तकरीबन कोई 195 FIR दे चुके हैं, कोई 1.5 करोड़ रुपये की फाइन भी कर चुके हैं। हम इसको ज़्यादा बेहतर फाइन कर सकते हैं, ज़्यादा अग्रेसिवली मूव कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन हो, काश्तकार को खाद भी मिले, बैलेंस फर्टिलाइज़र भी मिले, ताकि वो फर्टिलाइज़र यहीं पे रहे और काश्तकार के इस्तेमाल में हो, कहीं बाहर ना जाए। उसके लिए हम लोकल प्रोडक्शन की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम फैक्ट्री चलती रहें ताकि हम इंपोर्ट की बजाय लोकल स्टॉक पे जाएं। अगले महीनों के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है, हमने 23 लाख टन यूरिया की और 8 लाख टन DAP की रिक्वायरमेंट फरवरी में फेडरल गवर्नमेंट को प्लेस की थी। उसी हिसाब से पंजाब के अंदर मनसूबाबंदी हो रही है। डेली हम अपनी अराइवल चेक करते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उसी हिसाब से 100% ट्रेसेबिलिटी पे जाएं। और उसकी अभी तक जो यूरिया के ऊपर था उसका इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा क्रॉप के ऊपर नहीं आया, लेकिन DAP की कमी की वजह से, क्योंकि प्राइस बड़ी बढ़ गई थी, उसका इम्पैक्ट हमें गंदम में कहीं नज़र आ रहा है उसका। अच्छा, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि आखिरी जो बात आपने शुरू में उसी में बात की थी जहाँ से बात शुरू हुई कि माहौलियाती चैलेंजेस जो पंजाब में ज़राअत को दरपेश हैं, उसे काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी महकमा ज़राअत की क्या है और हुकूमत किस हद तक सपोर्ट करने को तैयार है महकमा ज़राअत को? देखिए, हम क्लीन एंड ग्रीन की बात कर रहे हैं सर, हम ग्रीन ब्रिगेड्स की बात कर रहे हैं सर, हम हर जगह पे वेजिटेशन की बात कर रहे हैं सर, ताकि वेपो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़े सर, और टेम्परेचर कम हो। सर, हम प्लांटिंग डेट्स की चेंज की बात कर रहे हैं, सर, हम पोटाश एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हम क्रॉप्स की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम जो क्रॉप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको फाइन ट्यून किया है। लेकिन ये जो सडन चेंज आती है एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा वनरेबल है, इस और उसकी वजह हमारी जो रिवर सप्लाईज हैं वो यकदम बैठ जाती हैं, यकदम फ्लैश फ्लड्स की सूरत में चली जाती हैं। तो ये चैलेंजेस एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्ट ऑफ द कैचमेंट एरिया अप टू द एंड ऑफ द सिंध, इस पूरे सिस्टम के अंदर मिल के काम करें। जिम्मेदार माँ बेली ने साडे वो हमारे साथ काम करें, कम्युनिटी पूरी तरह मोबिलाइज हो, तमाम लोग अपने अपने हिस्से की बात करें। और मेरी आखिर में बात होगी कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। पानी को बचाने के लिए घर की टूटियों से लेके खाल की नक्के तक अगर हम अपने ध्यान से मोटर तक ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे, कम पानी के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जिसे पर ड्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाएंगे, तो हमारी ज़मीनों से पानी कम अखराज होगा। हमने नीचे की धरती का पानी पी लिया है, वो सारा एग्रीकल्चर के अंदर जा रहा है, हमें बारिशों का इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए ये मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना हिस्सा अदा करें। हम आपसे भी तवक्का करते हैं, हम जिम्मेदारों से भी तवक्का करते हैं, हम अपने गाँव की तंजीमों से भी तवक्का करते हैं, हम सोशल मोबिलाइजर से भी तवक्का करते हैं कि इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बेहतर माहौल के लिए, बेहतर फसलात के लिए वो सब मिलजुल के काम करेंगे तो पंजाब और पाकिस्तान में बड़ा दम है। ये किसी वक्त भी गेम पलट सकता है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पानी का फिर सवाल निकल आया एक आखिरी कि पानी को बचाने की जो स्ट्रेटजी है उस पर आपने कहा जोर दिया कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ड्यूटीज़ अदा करें। लेकिन ओवरऑल जब हम फ्लडेड इरिगेशन पे यकीन रखते हैं, हमारा पंजाब में ख़ास तौर पे हम स्प्रिंकल पे नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, जब हम लोगों को, काश्तकारों को ना फैसिलिटेट करेंगे ना गाइड करेंगे, चीज़ें नहीं होंगी, तो कब आप इस पानी को बचा सकेंगे? देखिए सर, हम एरिड एंड सेमी एरिड एरिया के अंदर मुल्क हैं सर। हम लेज़र लेवलिंग की बात करते हैं सर, हम रिज फार्मिंग की बात करते हैं, हम प्लांटिंग मशीन्स की बात करते हैं, और हम हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर के लिए ड्रिप की बात करते हैं। आपके पास वसाइल हैं। तो हमने
हर एरिया के अंदर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात की है। सर हम एरिड एरिया के अंदर हैं तो एरिड एरिया में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं हम उनकी प्रमोशन की बात करते हैं। हम ये तो नहीं दावा कर सकते कि हम हर जगह के ऊपर ड्रिप लग जाएगी। एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स स्पेसिफिसिटी। सर अपने अपने स्पेसिफिक रीजन के अंदर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आप देखें, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स देखें, हमारे लाइनिंग देख लें वाटर कोर्सेज की, हमारे इस वक्त ड्रिप इरिगेशन क्या चाहिए इसके प्रोग्राम देख लें और आपको नज़र आएगा कि हम मैकेनाइजेशन की बात भी कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए सबको मिलजुल के खेत के ऊपर ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा और लीडर उसमें जिम्मेदार होगा। जितना वो जिम्मेदार इंटेंसिव एग्रीकल्चर के ऊपर, जितना छोटा जिम्मेदार है वो मेजर क्रॉप्स के ऊपर जाता है, जी गंदम लगा लें, चावल लगा लें और दूसरी फसल लगा लें, उसको तमाम फसलात में थोड़ा थोड़ा एरिया रखना पड़ेगा। खुद जाके हर रोज़ गोडी करनी पड़ेगी तो वो प्रॉफिटेबल करेगा। खेती खस्मा सेती होती है और उत्तम खेती मध्यम व्यापार आप प्रोग्राम करते रहते हैं। उसको उत्तम खेती करने के लिए वो जितना ज़्यादा खेत में टाइम देगा उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और जहां आपने कपास और गंदम के हवाले से जो इस वक्त चैलेंजेस हैं काश्तकारों को दरपेश हैं उसके हवाले से जो हुकूमत की हिकमत अमली है और महकमा ज़राअत की कारकर्दगी है उसको आपने अच्छे अंदाज में उसको दिफा किया और बताया कि क्या किया है। लेकिन अहम बात मैसेज जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पानी बचाएं। पानी बचाने के लिए हर इंडिविजुअल को एक रोल प्ले करना है, ख़ास तौर पे ज़राअत में, और अगर वो कर गया तो फ्यूचर में जो इस वक्त जिन मसाइल से काश्तकार गुजर रहा है शायद उसकी मुश्किलात यकीनन कम हो जाएंगी। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।